नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम यूजीसी नेट 2019 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती है, यह अभिव्यक्ति क्या कहलाती है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेट का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, तो जब उसके पैर के तले में हम उसको सहलाते हैं तो उसकी उंगलियां खुल जाती हैं। इस अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है पामर ग्राफ्स बोलते हैं, बी ऑप्शन है मोरो, सी ऑप्शन है रूटिंग, डी ऑप्शन है बेबिस्की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा राइट आंसर है वो है डी। इस अभिव्यक्ति को हम बेबिस्की बोलते हैं। ठीक है। अगर जब हम छोटे बच्चे के पाँव को इसकी पंजे को हाथ से सहलाएंगे तो उसकी उंगलियां फैल जाती है, अपने आप खुलने लग जाती हैं, तो इस अभिव्यक्ति को हम बेबिस्की बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2 वर्षीय की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को डॉगी कहती है, यह भाषा त्रुटि कर रही है, जिसे कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 2 वर्ष की कोई बच्ची है, अगर वो 4 पैर वाले किसी भी जानवर को देखती है तो उसको वो डॉगी बोलती है, यह किस प्रकार की भाषा त्रुटि है। ए ऑप्शन है यह कम व्याप्ति है, अंडर एक्सटेंशन है, बी ऑप्शन है अधिक व्याप्ति है, ओवर एक्सटेंशन है, सी है कम संयमी है, अंडर रेगुलाइजेशन है, और डी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल। तो अगर कोई बच्चा जो किसी भी जैसे 4 पैर वाले वो किसी भी प्राणी को देख रही है तो वो उसको क्या बोल दे रही है, डॉगी बोल दे रही। तो ये क्या है, ये है अधिक व्याप्ति, ओवर एक्सटेंशन है। ठीक है, जो बच्ची है वो ओवर एक्सटेंशन अधिक व्याप्ति कर रही है, इसलिए वह 4 पैर वाले किसी भी जानवर को डॉगी बोल दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हर्सबर्ग के अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन कारक नहीं है। हर्सबर्ग का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है, हर्सबर्ग के सिद्धांत को अभिप्रेरणा सिद्धांत भी कहा जाता है, और इस सिद्धांत को डुअल फैक्टर्स थ्योरी या 2 फैक्टर्स थ्योरी भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्सबर्ग के अभिप्रेरणा सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको 2 फैक्टर्स थ्योरी और या डुअल फैक्टर्स थ्योरी या अभिप्रेरणा हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हर्सबर्ग हैं उन्होंने 2 फैक्टर्स दे रखे हैं। एक तो उन्होंने हाइजीन फैक्टर दे रखा है और एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर्स दे रखा है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हर्सबर्ग के जो अभिप्रेरणा हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन कारण नहीं है। इसमें से हाइजीन कारण जो हाइजीन सिद्धांत है उसका कारण कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है कार्यकारी अवस्थाएं, बी ऑप्शन है वेतन, सी ऑप्शन है पर्यवेक्षक के साथ संबंध, डी ऑप्शन है कार्य अपने आप में। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो है डी। जो हाइजीन थ्योरी है उस हाइजीन थ्योरी के अंदर का कार्य अपने आप में नहीं आता है। ठीक है, इसके अंदर का कार्यकारी अवस्थाएं आती हैं, वेतन आता है और पर्यवेक्षक के साथ संबंध आता है। ठीक है, तो जो हर्सबर्ग की अभिप्रेरणा हाइजीन थ्योरी है उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो कार्य अपने आप में इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये संतुष्टि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, हर्सबर्ग ने 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, एक तो हाइजीन और एक सेटिस्फैक्शन। तो कार्य अपने आप में ये सेटिस्फैक्शन थ्योरी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो नहीं है पूछा है, तो डी इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को सुनता है उसके कौन कौन से चरण होते हैं। ए ऑप्शन है समझना, बी ऑप्शन है याद रखना, सी ऑप्शन है प्रतिक्रिया देना, डी ऑप्शन है मूल्यांकन करना, और ई ऑप्शन है सुनना।
तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें जो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा वो आएगा सुनना। सुनने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को हमें बताना है। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सुनेगा, जैसे मैं जो बोल रही हूँ आप उसे सुन रहे हैं, उसके बाद आप उसको समझ रहे हैं। ठीक है, सुनने के बाद समझ रहे हैं, और समझने के बाद आप क्या करेंगे, उसको याद रखेंगे। ठीक है, पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद हम उस बात को समझेंगे, और फिर उस बात को हम याद रखेंगे। याद रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करना। हम उस बात का मूल्यांकन करेंगे कि ये सही है या गलत है, ये सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है, और उसके बाद हम प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, जो रिस्पॉन्स करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, वो सबसे लास्ट में देंगे। सबसे पहले किसी बात को सुना जाएगा, फिर उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले सुनेंगे, फिर उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर याद करेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं है, या फिर फ्यूचर में पहले, इससे पहले हमने वो बात सुनी थी, हम वो सही है या गलत है, ये देखेंगे। उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि हाँ, ये इसके पक्ष में बोला जा रहा है, ये सही है या गलत है, ये मूल्यांकन करेंगे, और उसके बाद हम प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, सब जो रिस्पॉन्स है वो सबसे लास्ट में किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है। सबसे पहले सुनने की प्रक्रिया में जो शामिल चरण होते हैं, सबसे पहले किसी भी बात को सुना जाएगा, फिर उसको समझा जाएगा, फिर उसको याद किया जाएगा, फिर उस बात को मूल्यांकन किया जाएगा, और फिर उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, विटामिन ए की कमी के दौरान आँखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विटामिन ए की कमी से जो आँखों से संबंधित रोग होता है, उसके क्रम को हमको व्यवस्थित रूप में लगाना है। पहले कौन सा स्टेप आएगा? ए ऑप्शन है फोटोफोबिया, बी ऑप्शन है कैरोटोमलेशिया, सी ऑप्शन है रतौंधी, डी ऑप्शन है बाइटॉट्स के धब्बे, और डी ई ऑप्शन है जेरोथमलेशिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, हमें पता है कि विटामिन ए की कमी से जो सबसे पहला सिम्टम्स देखने को मिलता है वो रतौंधी देखने को मिलता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो उसमें जो सबसे पहला लक्षण देखने को मिलेगा वो रतौंधी देखने को मिलेगा। हमें पता है अगर रतौंधी के स्टेज पे अगर हम विटामिन ए के डिजीज़ का इलाज कर देते हैं तो ये रिवर्सिबल होता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। विटामिन ए से रिलेटेड जो बीमारी हो रही है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर रतौंधी के स्टेज पर अगर हम इसका इलाज नहीं कर रहे हैं तो इसको ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो विटामिन ए की कमी के जो आँखों से संबंधित चरण है उसको हमें व्यवस्थित रूप में लगाना है। सबसे पहले रतौंधी होगा। ठीक है, सबसे पहले रतौंधी, फिर उसके बाद से क्या देखने को मिलता है, बाइटॉट स्पॉट्स के धब्बे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले रतौंधी होता है, फिर उसके बाद बाइटॉट स्पॉट्स के धब्बे देखने को मिलते हैं। और ये बाइटॉट स्पॉट्स के जो धब्बे होते हैं वो कौन से कलर के देखने को मिलते हैं, भूरे कलर के, और इनका आकार कैसे होता है, त्रिकोण के आकार में ये धब्बे होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फोटोफोबिया देखने को मिलता है। फोटोफोबिया क्या होता है, फोटोफोबिया हमको पता है कि प्रकाश के प्रति असहनशीलता होती है। जिस भी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो रही है तो उसको प्रकाश के प्रति असहनशीलता होने लगती है, उसे डर होने लगता है। फोटोफोबिया मतलब कि किसी भी चीज़ का डर। फोटोफोबिया यानी कि प्रकाश का डर हो रहा है किसी भी, जिस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो लक्षण देखने को मिलेगा वो जेरोथमलेशिया का लक्षण देखने को मिलेगा, और लास्ट में जो लक्षण देखने को मिलेगा वो कैरोटोमलेशिया देखने को मिलेगा। और कैरोटोमलेशिया के स्टेज में जो आँखें होती हैं वो पूर्ण रूप से खराब हो चुकी होती हैं। ठीक है, तो अगर मैंने विटामिन ए की जो बीमारी है उससे संबंधित इसी चैनल पे अपने एक छोटी सी वीडियो डाली है, उसमें स्लाइड भी हैं और पिक्चर्स भी हैं। उसमें मैंने डिटेल में अच्छे तरीके से समझाया है कि विटामिन ए से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार उसको देख लीजिए, तभी आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रतौंधी होता है, रतौंधी के बाद बाइटॉट स्पॉट्स के धब्बे पड़ते हैं, बाइटॉट स्पॉट्स के धब्बे के बाद क्या होगा, सॉरी सी नहीं होगा, आंसर ए होगा। ठीक है ना, सॉरी डी होगा,
क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो डी होगा। सबसे पहले रतौंधी होगा उसके बाद बैटोट स्पॉट्स के धब्बे होंगे, उसके बाद फोटोफोबिया होगा, फोटोफोबिया होने के बाद जेरेथोमलेशिया होगा और जेरेथोमलेशिया होने के बाद बी ऑप्शन कैरोटोमलेशिया होगा। और कैरोटोमलेशिया में जो आँखें हैं वो पूर्ण रूप से खराब हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट में SSA बोलते हैं, को प्रारंभ इसलिए किया गया। जो SSA अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है, इसको क्यों लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है शहरी क्षेत्रों में हाई स्कूल शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूल शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। सी ऑप्शन है गैर औपचारिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना और डी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा डी राइट आंसर है। जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको क्यों चलाया गया? ताकि जो प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है उसको सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? जब जैम और जेली, हम ये फूड एंड न्यूट्रिशंस का क्वेश्चन है, जैम और जेली का जब हम परीक्षण करते हैं तो उसके लिए चीनी का हम कितना सांद्रण रखते हैं? ए ऑप्शन है 65%, बी ऑप्शन है 75%, सी ऑप्शन है 40%, डी ऑप्शन है 50%। क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। जैम और जेली के लिए जो हम चीनी का सांद्रण रखते हैं वो 65% रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीएमआर के बारे में गलत कथन है। बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए। ए ऑप्शन है बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है, हमको गलत ढूंढना है। ठीक है, गलत कौन सा हमें ये देखना है। बीएमआर व्यक्ति के उम्र के व्यक्तानुपातित होता है, ये ऑप्शन भी सही है। और बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ये ऑप्शन गलत है। हम जो बीएमआर होता है वो गर्म जलवायु में घट जाता है और जो ठंडी जलवायु होता है उसमें बीएमआर बढ़ जाता है। तो हमसे नहीं है पूछा है, तो कोड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा कि जो बीएमआर होता है वो गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। नहीं, बीएमआर गर्म जलवायु में घट जाता है। और डी ऑप्शन है पुरुषों का बीएमआर उस उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है, यानी कि अधिक होता है। तो यह ऑप्शन भी सही है। जो पुरुष होते हैं उसी उम्र की जो महिलाएं होती हैं उनसे पुरुषों का जो बीएमआर होता है अधिक होता है। तो हमें गलत ढूंढना था, जो गलत है बीएमआर के बारे में, तो सी ऑप्शन गलत है बीएमआर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिरकालिक पित्त यानी कि लंबे समय से किडनी की खराबी, विक्क हमें पता है किडनी को बोला जाता है। चिरकालिक विक्क की खराबी के पोषणीय प्रबंधन में आहार में निम्नलिखित वर्जित है। अगर किसी व्यक्ति का लंबे समय से किडनी खराब है तो उसको किस चीज़ों से वर्जित उसको रखा जाएगा, क्या क्या उसे नहीं दिया जाएगा? ए ऑप्शन प्रोटीन नहीं दिया जाएगा, बी ऑप्शन उसको सोडियम नहीं दिया जाएगा, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाएगा, डी ऑप्शन पानी और ई ऑप्शन ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है ए, उस व्यक्ति का प्रोटीन बैन किया जाएगा जिसका लंबे समय से किडनी खराब है, उसका प्रोटीन बैन किया जाएगा, सोडियम बैन किया जाएगा और उसके लिए पानी बैन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर है। अगर किसी व्यक्ति का जो किडनी है वो लंबे समय से ख़राब है तो उसे किस किस भोज्य पदार्थों को खाने के लिए डॉक्टर मना करता है? एक तो वो अपने खाने में प्रोटीन को कम करेगा, दूसरा सोडियम कम करेगा और तीसरा वो क्या करेगा, पानी कम करेगा अपने खाने में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित हैं किंतु प्रयोग में नहीं किए गए हैं कहलाते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वह संसाधन जो वातावरण में तो उपस्थित हैं किंतु उनका प्रयोग नहीं किया गया है वो क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन वो रिजर्व संसाधन कहलाते हैं, बी ऑप्शन भंडारण कहलाते हैं, सी ऑप्शन वो विकसित संसाधन कहलाते हैं और डी ऑप्शन है संभावित संसाधन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है। जो संसाधन है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है तो वो संसाधन संभावित संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है। किसी व्यक्ति की जो उम्र है वो 50 से 65 वर्ष है, उस व्यक्ति को जो सबसे अधिक समस्या होगी वो किस चीज़ की होगी। ए ऑप्शन है आंखों की देखभाल वाले चिकित्सक के बड़े फॉन्ट आकार वाले दीवार चार्ट को पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी, बी ऑप्शन है गली की होर्डिंग पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी, सी ऑप्शन है समाचार पत्र पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी और डी ऑप्शन है टीवी प्रोग्राम्स देखने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 50 से 60 वर्ष हो गई है तो उसे समाचार पत्र पढ़ने में, अखबार पढ़ने में परेशानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। जो रेशम होता है उसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन है ये चिकना सूत होता है, बी ऑप्शन है संयत दीर्घीकरण है, सी ऑप्शन है उच्च सघनता होती है, डी ऑप्शन है दोबारा कम नमी पाना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। जो रेशम होता है वो क्या होता है, चिकना सूत होता है। ठीक है, ए राइट आंसर, रेशम के भौतिक गुण में ए राइट आंसर है। रेशम जो होता है वो चिकना सूत होता है। ये क्वेश्चन टेक्सटाइल से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डन डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन है प्लास्टरिंग कहलाती है, बी ऑप्शन है रेट्रोफिटिंग कहलाते हैं, बी ऑप्शन है प्लॉइंटिंग कहलाती है और डी ऑप्शन है ब्राउनिंग कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। अगर किसी भवन में स्टील बीम तथा गार्डर डाल के उस भवन को भूकंपरोधी बनाया जा रहा है तो उस प्रक्रिया को रेट्रोफिटिंग्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा प्रसिद्ध प्रबंधक विचारक एक्स सिद्धांत के विकास के साथ संबंध था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा प्रसिद्ध प्रबंध विचारक एक्स सिद्धांत के विकास के साथ प्रबंधक था। ए ऑप्शन है डगलस मैक्ग्रेवर, बी ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, सी ऑप्शन है फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग और डी ऑप्शन है चेस्टर बर्नार्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर ए है। जो एक्स थ्योरी है, एक्स सिद्धांत है, वो डगलस मैक्ग्रेवर का है। जो डगलस मैक्ग्रेवर है इन्होंने मोटिवेशंस थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि जो प्रबंधक होता है, ठीक है, जो प्रबंधक करता होता है, जो मैनेजर होता है, उसको दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो उसको थ्योरी एक्स का ज्ञान होना चाहिए, एक उसको थ्योरी वाई का ज्ञान होना चाहिए। जो थ्योरी एक्स है उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको इन्होंने नकारात्मक कहा है। ठीक है, एक्स थ्योरी के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो नकारात्मक होते हैं और एक्स थ्योरी वाई के अंतर्गत जो लोग आते हैं, जो थ्योरी वाई है उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको इन्होंने सकारात्मक बोला है। जो डगलस मैक्ग्रेवर हैं इन्होंने सिंपल एक थ्योरी दी जिसे हम एक्स वाई थ्योरी बोलते हैं, मोटिवेशंस थ्योरी है। इन्होंने बोला कि जो प्रबंधक है उन्हें दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो उसको थ्योरी एक्स का ज्ञान होना चाहिए, एक थ्योरी वाई का ज्ञान होना चाहिए। थ्योरी एक्स के अंतर्गत जो लोग आएंगे वो नकारात्मक लोग होंगे और थ्योरी वाई के अंतर्गत जो लोग आएंगे वो सकारात्मक लोग होंगे। जैसे थ्योरी एक्स के अंदर जो लोग आएंगे वो कैसे होंगे, वो कामचोर होंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, कोई भी नया इनोवेशन वो नहीं करना चाहिए, कम क्रियाशील लोग होते हैं वो, और क्रिएटिव लोग नहीं होते हैं, यानी कि वो नेगेटिव लोग होते हैं। ठीक है, एक्स थ्योरी एक्स के अंतर्गत आते हैं जो वो नेगेटिव लोग होते हैं। वहीं जो
थ्योरी वाई है उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं वो अपने काम को काफ़ी पसंद करते हैं, अपने काम को काफ़ी प्यार करते हैं, इंजॉय करते हैं अपने काम को करने को, काफ़ी क्रिएटिव्स होते हैं वो लोग। तो जो मैनेजर होता है, डगलस मैकग्रेवर के अनुसार जो मैनेजर है उसे इन दो चीज़ों का उसको ज्ञान होना चाहिए कि नेगेटिव लोग कौन से हैं, पॉजिटिव लोग कौन से हैं। जो नेगेटिव लोग हैं उन लोगों से हमें कैसे काम निकालना है, इन चीज़ों का ज्ञान एक प्रबंधक को होना चाहिए। तो जो एक्स सिद्धांत है वो डगलस मैकग्रेवर का है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, नवजात के लिए कपड़े के आवश्यक तत्व हैं। कोई नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके लिए कपड़ों का क्या आवश्यक तत्व है। ए ऑप्शन प्रकार, बी ऑप्शन आराम, सी ऑप्शन शैली, डी ऑप्शन है हाइजीन और ई ऑप्शन है गर्माहट। तो जो कोई छोटा बच्चा है उसके लिए कपड़ों का कैसे कपड़े होने चाहिए। पहले तो उसको जो कपड़े होने चाहिए आराम देने वाले होने चाहिए, ठीक है। ऐसे कपड़े उसको पहनाने चाहिए जो उसको आराम दे। ऊपर से जो हाइजीन, उसके हाइजीन को मेंटेन करे, उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो उन कपड़ों से, उन कपड़ों में कोई ऐसी डाई ना की हो जिससे बच्चे की स्किन क्या हो, ख़राब हो। तो हाइजीन का भी उस पर ध्यान रखना चाहिए, गंदे कपड़े ना हो। और ई है कि गर्माहट, वो उस बच्चे को क्या करे, नवजात बच्चे को गर्माहट दे पाए। तो जो हमारा कोड है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। जो नवजात बच्चा होता है उसके लिए कपड़ों का जो आवश्यक तत्व है वो क्या होंगे, आराम, हाइजीन और गर्माहट देने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, टाइप सेकंड त्रुटि होती है जब हम क्या करते हैं। त्रुटि दो प्रकार के होते हैं, ये रिसर्च का क्वेश्चन है। एक टाइप 1 त्रुटि होती है और एक टाइप सेकंड एरर होता है। तो टाइप सेकंड त्रुटि क्या होती है। ए ऑप्शन है गलत शून्य अवधारणा को स्वीकार करते हैं, बी ऑप्शन है सही शून्य अवधारणा को अस्वीकार करते हैं, सी ऑप्शन है गलत अवधारणा को अस्वीकार नहीं करते हैं, डी है सही अवधारणा को अस्वीकार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर है। जो टाइप सेकंड त्रुटि होती है उसमें क्या होता है, जो गलत अवधारणा है उसको अस्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, गलत अवधारणा को अस्वीकार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, फलों एवं सब्जियों को काटने में एंजाइमिक भूरापन, जिसे हम ब्राउनिंग बोलते हैं, को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। जब हम फल को काटते हैं तो उसके बाद जब उसको खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, भूरापन आ जाता है। जैसे हम एक सेब को काटें, उसको 2 हिस्सों में काट दें, उसको 10-15 मिनट के लिए वहीं पे खुला छोड़ दें तो उसके अंदर एक भूरापन देखने को मिलेगा। उस प्रक्रिया को रोकने के लिए कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे हैं। ए ऑप्शन है उसका संतुलन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन है पीएच बढ़ाना, सी ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करना, डी ऑप्शन है पानी में डुबोना, ई ऑप्शन है हवा में खुला छोड़ देना। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा। सबसे पहले जो ब्राउनिंग को अगर हमें रोकना है, फल में भूरापन को काटने के बाद जो भूरापन आ रहा है उसको रोकना है, तो जो फल का संतुलन है उसको हमें मेंटेन करना होगा। उसके बाद उसमें एंटीऑक्सीडेंट का हम प्रयोग कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करेंगे तो उससे भी जो फल होगा उसमें भूरापन नहीं आएगा। और डी पानी में उसको डुबो के रखते हैं, अगर फल काटने के बाद उसको हम पानी में डुबो के रखते हैं तो उसमें वो भूरापन ब्राउनिंग देखने को नहीं मिलेगा, ब्राउनिंग उसमें नहीं होगी। 3 चीज़ों से फल में ब्राउनिंग नहीं होगी, एक तो उसका संतुलन बनाए रखने से, और सी एंटीऑक्सीडेंट का उसमें अगर हम प्रयोग करते तो उससे भी उसमें ब्राउनिंग नहीं होगी, और डी अगर उसको काटने के बाद हम पानी में डुबो दें तो उससे भी उसमें ब्राउनिंग नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में अस्थमा का अटैक सामान्य के कारण बढ़ता है। जो बच्चे होते हैं उसमें जो अस्थमा का अटैक आता है वो किसके कारण आ रहा है। ए ऑप्शन है शारीरिक और भावनात्मक दबाव के कारण, बी ऑप्शन है टेलीविज़न देखने के कारण, सी ऑप्शन है खाद्य एलर्जी के कारण और डी ऑप्शन है मौसमिक परिवर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है सी, जब खाद्य एलर्जी, जब बच्चों के फूड में किसी फूड से बच्चे को अगर एलर्जी होने लगती है तो उससे बच्चों में क्या देखने को मिलता है, अस्थमा के अटैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन से हैं। कैल्शियम के अवशोषण में जो बाधक कारक होते हैं, अवरोधक यानी कि जो बाधक हैं, वो कौन कौन से कारण हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है कैफीन, डी ऑप्शन है फैटिक अम्ल और ई ऑप्शन है लैक्टोज। तो कैल्शियम के अवशोषण में जो बाधक तत्व है वो है ऑक्सैलिक अम्ल बाधक होता है, कैफीन बाधक होता है, जिन भी लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं या उनके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को कैफीन यानी कि कॉफ़ी को अपने आहार में से कम कर देना चाहिए। और उसके बाद फैटिक अम्ल, तो कोड के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो सी राइट है। कैल्शियम के अवशोषण में जो बाधक है वो कौन कौन से, ऑक्सैलिक अम्ल है, कैफीन है और फैटिक अम्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, वी गला इन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, जो बी आकार का गला होता है वो किस प्रकार के व्यक्तियों को अपने प्रयोग में लाने से बचना चाहिए, यानी कि उन व्यक्तियों को नहीं पहनना चाहिए। ए ऑप्शन है लंबी और पतली गर्दन वाले लोगों को, बी ऑप्शन है छोटी और भारी गर्दन वाले लोगों को, सी ऑप्शन है छोटी और मोटी गर्दन वाले लोगों को और डी ऑप्शन है लंबी और भारी गर्दन वाले लोगों को। तो बी गला जिन लोगों को नहीं पहनना चाहिए वो कौन से लोग होते हैं, लंबी और पतली गर्दन वाले लोगों को बी गला नहीं पहनना चाहिए। अगर लंबी और पतली गर्दन वाले लोग बी गला पहनेंगे तो उनकी गर्दन क्या होगी, अधिक पतली और लंबी दिखेगी। उन लोगों को कैसे गले का उपयोग करना चाहिए, उन लोगों को गोल गले का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन है, छोटी और भारी गर्दन वाले लोग, छोटी और मोटी गर्दन वाले लोग, लंबी और भारी गर्दन वाले लोगों को क्या करना चाहिए, बी आकार का गला पहनना चाहिए। जो लंबी और पतली गर्दन वाले लोग हैं उनको गोल आकार का गला पहनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, अराक आंदोलन तथा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया। जो भारत के एक राज्य में जो महिलाएं हैं उन्होंने अराक आंदोलन, जिसे जो शराब विरोधी आंदोलन था उसी को अराक आंदोलन भी बोला जाता है, वो महिलाओं ने किया। किस राज्य में किया, ए ऑप्शन है मणिपुर में किया, बी ऑप्शन है पंजाब में किया, सी ऑप्शन है राजस्थान में किया और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में किया। तो जो आंध्र प्रदेश की महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, शराब विरोधी आंदोलन चलाया, जिसे हम अराक आंदोलन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, चपटी कठपुतली जो सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे रोशनी सहित चलाई जाती है उसे कहते हैं। जो चपटी आकार की कठपुतली होती है, कठपुतली जो है राजस्थान का ये कल्चर में ये चलता है, तो ये वो कठपुतली कौन सी है जो चपटी होती है और सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे रोशनी से चलाई जाते हैं, इसे कहते हैं। ए ऑप्शन दास्तानी कठपुतली, बी ऑप्शन स्ट्रिंग कठपुतली, सी ऑप्शन शैडो कठपुतली और डी ऑप्शन है रॉड कठपुतली। तो जो शैडो कठपुतली होती है, शैडो का मतलब हमें पता है कि छाया होता है। ठीक है, छाया होता है शैडो का मतलब। तो जो छाया कठपुतली होती है, हिंदी में इसको छाया कठपुतली बोला जाता है और इंग्लिश में इसको शैडो कठपुतली बोला जाता है। तो जो शैडो कठपुतली होती है वो पर्दे के पीछे से चलाई जाती है और जो शैडो उसका बनता है, जो छाया चित्र उसको बनता है, उसी को लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका हमारा सी राइट आंसर है। आज हमने यूजीसी नेट 2019 के क्वेश्चंस पेपर देखे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे और क्वेश्चंस लाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।